हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। मैं आपके एडुकेटर अंशु पंडित आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने हिस्ट्री का किया था उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट किया ही था इस बारे में। अब हम इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। बट बिफोर दैट, अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Like, share, comment on these videos and subscribe to our channel and stay tuned with us. Okay, so let's get started with the chapter number 1, the French Revolution. MCQ based questions. Let's go. So question number 1, Dash proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. किसी ने propose किया था कि division of power होना चाहिए, power जो है divide हो जाने चाहिए government में। किन parts में the division of power should happen between 3 parts, that is legislative, executive and judiciary. तो इन 3 organs of the government जो है उनमें division होना चाहिए powers के basis पे, ठीक है। अब वो किसने किया था? फर्स्ट है हमारे पास Montesquieu ऑप्शन, B is Rousseau, C John Locke and D Olympe de Gouges. अब हमें ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। दैट द राइट आंसर फॉर दिस इज सी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओलंपे दे गॉगस से। अब हमें ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये थे कौन। सो ओलंपे दे गॉगस हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स राइट्स, ठीक है। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, अर्ली रिफॉर्मर्स बेसिकली, जो बहुत एक्टिव रहे थे पॉलिटिक्स में वुमेन राइट्स से रिलेटेड। सो अगर हमें ओलंपे दे गॉगस के बारे में बात करना है तो वी विल राइट वो थी अर्ली रिफॉर्मर। और उनका जो पॉलिटिक्स में मेन रोल था वो किससे रिलेटेड था? वुमेन के राइट से, औरतों और महिलाओं के अधिकारों के उस पर ही, है ना। अब हम आते हैं जॉन लॉक पर कि जॉन लॉक ने किया क्या था, उन्होंने क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सो द 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट अगर हम बोलते हैं तो ये उन्होंने लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सो ये उन्होंने लिखा था। अब इसमें क्या बात की गई थी? इसमें बेसिकली उन्होंने रिफ्यूट किया डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने 2 चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया। दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। मतलब जो राजा है उसके ऊपर सारा अधिकार पूरा हो जाना, एब्सोल्यूट पूरा कंट्रोल होना, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो दिस वाज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब रूसो ने क्या किया, उन्होंने इन्हीं के आइडियाज को कैरी फॉरवर्ड किया, लॉक के आइडियाज को कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक अपना खुद का बनाया जो कि रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसके बीच में था वो? इट वाज बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो ये था रूसो के बारे में जो उन्होंने बोला। अब फिर लास्ट में आते हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में। मॉन्टेस्क्यू ने क्या प्रपोज किया था? उन्होंने, उनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। सो द स्पिरिट ऑफ लॉज में हमने बात की थी इस बारे में। द स्पिरिट ऑफ लॉज एक तरीके से इस बुक थी जिसके अंदर उन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट का, जो यूएसए में प्रपोज भी किया गया, आफ्टर लाइक फोर्स में भी आया गया। तो ये जो बुक थी वो किस बारे में थी? दैट वाज अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, कि कैसे गवर्नमेंट में पावर जो है वो डिवाइड होनी चाहिए बिटवीन द 3 ऑर्गन्स, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो कौन थे जिन्होंने प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी? दैट वाज यस ए मॉन्टेस्क्यू। ओके, सो ए मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within government between the legislative, executive and judiciary. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो बेस्टाइल was thought to represent what? अब बेस्टाइल हमें पता है क्या था। बेस्टाइल एक किले के अंदर जेल का नाम था, फोर्टिस प्रिजन, ओके। ये था बेस्टाइल। अब बेस्टाइल क्या रिप्रेजेंट करता था, लाइक वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता था, किस लिए वो इतना वो था? तो अगर इस बारे में बात करते हैं,
सो सबसे पहले हम आते हैं ऑप्शन हमारे पास, द पावर ऑफ नेपोलियन, बी है द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, सी इज राइजिंग फूड प्राइजेस इन फ्रांस, एंड डी इज जस्टिस। सो पावर ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन आई थी 1805 से उसके अराउंड में, तो फिर वो नहीं हो सकता। देन बी डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, उसके बारे में था, पर हमें पता होना चाहिए जो ये बेस्टाइल में जो हुआ था, द फोर्टिस प्रिजन जो की जो बात थी, हमने पढ़ा था उस बारे में कि द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल वो कब हुई थी, दैट हैपेंड इन 14th जुलाई, आई एम रियली सॉरी, इट इज 14th जुलाई 1789। ओके, सो ये हुआ था जो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हम बात करते हैं, दैट हैपेंड इन 14th जुलाई 1789। पर नेपोलियन जो थे वो 1800 समथिंग में आए थे, राइट? तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ओके, अब आते हैं सेकंड हो गया डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, किंग कौन सी की बात हो रही है यहाँ पर, हमें पता होना चाहिए। उस समय पे लुइस 16 थे पावर में, एंड ही वॉज द किंग उस समय पे, और उनके ही लाइक अंडर कंट्रोल में था फोर्टिस प्रिजन बेस्टाइल जो था, और वो पूरा उनके ऊपर पूरी अथॉरिटी थी उसके उस जेल की, और जितने भी लोग वगैरह सब थे वो काफी मतलब अथॉरिटेटिव थे, तो इस वजह से वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। देन नंबर थर्ड इज राइजिंग फूड प्राइसेस इन फ्रांस। हमें पता है फ्रांस में जो फूड के प्राइसेस वगैरह थे वो राइज होने लग गए थे, पर क्या इससे कोई बेस्टाइल की उसका कोई रिप्रेजेंटेशन हो पाता है? एंड द फोर्थ वन इज जस्टिस। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज नॉट ए, सी और डी, इट इज बी। जो किला जो था, वो जो जेल जो थी किले के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग लुइस 16। अब हुआ क्या, क्योंकि जो आम जनता थी, हमने पता था कि हमें पढ़ा था कि 7000 मेन एंड वुमेन जो थे वो सारे उस जेल की तरफ ऐसे बढ़ गए थे, क्योंकि वो अपनी जो खिलाफत एक तरीके से राजा के प्रति दिखाना चाह रहे थे, और क्योंकि वो राजा को एकदम से उनके ऊपर नहीं अटैक कर सकते थे, तो उन्होंने जो राजा का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन थी वेस्टाइल, वो क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर पूरा उनका अधिकार था, वो पूरा कंट्रोल था, तो इस तरीके से जो लोग जो थे उस पर हमला करके वो दिखाना चाहते थे कि वो अपनी खिलाफत राजा के प्रति दिखा रहे हैं। सो द बेस्टाइल वाज थॉट टू रिप्रेजेंट व्हाट? द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, एंड द किंग वाज लुइस 16। और इसके लिए जो स्टॉर्मिंग हुई थी बेस्टाइल में, वो हुई थी ऑन 14 जुलाई 1789, जहां पर लोगों ने उस पूरे पे हमला कर दिया था और सारे प्रिजनर्स वगैरह को छुटवा दिया था, एक तरीके से लाइक उनको फ्री कर दिया था। सो दिस वाज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है द बेस्टाइल वाज थॉट टू रिप्रेजेंट व्हाट? द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नेम्स ऑफ टैक्सेस और पेमेंट्स दैट वर मेड बाय द थर्ड एस्टेट बिफोर 1789? अब इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं, कौन से नहीं है? वी हैव टू रिमेंबर इट इज नॉट द नेम ऑफ टैक्सेस और पेमेंट्स। कौन सा जो है नाम नहीं है किसी भी टैक्स का या पेमेंट का जो थर्ड एस्टेट देती थी 1789 से पहले, तो हमें वो बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास टाइले, दूसरा है टिथे, सी इज लिवरे, एंड डी इज फ्यूडल ड्यूज। ओके, पहले आते हैं टाइले पे। सो टाइले का क्या था? वो एक डायरेक्ट टैक्स था। व्हाट वाज इट? डायरेक्ट टैक्स। जो थर्ड स्टेट है वो डायरेक्ट टैक्स देती थी, किसको? पेड टू द स्टेट। जो स्टेट को डायरेक्ट टैक्स दिया जाता था उसको कहते थे टाइले। ओके, तिथे क्या था? तिथे हो गया 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, अब आते हैं लिवरे। लिवरे क्या हुआ? एक यूनिट ऑफ करेंसी है, करेंसी का यूनिट एक तरीके से। और फ्यूडल ड्यूज क्या थे हमारे? फ्यूडल ड्यूज हो गया जिसमें टैक्सेस आ गए, बॉन्डेड लेबर हो गया, जो कि कौन प्रोवाइड करता था? पीजेंट्स प्रोवाइड करते थे टू द नोबल्स, रेंडर्ड बाय पीजेंट्स टू नोबल्स। सो ये था। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे भी टैक्स है हो गया। टाइले जो था वो डायरेक्ट टैक्स था जो थर्ड स्टेट पे करती थी स्टेट को, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें ऐसा बात करनी है, ऐसी चीज के बारे में बोलना है जो टैक्स या पेमेंट नहीं है। ठीक है, और तिथे हो गया 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो देना पड़ता था उनको, तो ये भी नहीं हो सकता। ना ही ये फ्यूडल ड्यूज हो सकता कि टैक्सेस और बॉन्डेड लेबर जो है वो रेंडर होता था, लाइक पीजेंट्स देते थे नोबल्स को, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो राइट आंसर फॉर दिस इज सी, लिवरे, दैट इज अ यूनिट ऑफ करेंसी। ठीक है, अब
कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट द नेम ऑफ द टैक्सेस ऑफ पेमेंट दैट वर मेड टू द थर्ड स्टेट, लाइक मेड बाय द थर्ड स्टेट बिफोर 1789. 1789 से पहले कौन सी इनमें से चीजें हैं जो टैक्स या पेमेंट नहीं है जो थर्ड स्टेट देती थी 1789 से पहले, ओके, स्टेट या गवर्नमेंट नोट्स को. दैट इज लिवरे, दैट इज द यूनिट ऑफ करेंसी. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, who sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch. हमने इस बारे में पढ़ा था कि कौन है जो लाइक रिफ्यूट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, लाइक कि राजा जो है एक तरीके से भगवान के तौर पे है, या सारी जो पावर्स हैं वो सारी मोनार्क के पास होनी चाहिए. तो कौन है जो रिफ्यूट करता था? A, it was John Locke. B, Jean Jacques Rousseau. C, Montesquieu. D, Maximilian Robespierre. Okay, अब हमें पता है द राइट आंसर फॉर दिस इज A, जॉन लॉक, क्योंकि उन्होंने अपने 2 ट्रीटीज वाला जो था, सॉरी, दिस इज 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में उन क्या कहते हैं, द 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने इस बारे में लिखा था, लाइक ही रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क. ये हो गया. अब बात करते हैं और लोगों ने क्या किया था. रूसो ने कैरी फॉरवर्ड किया था लॉक का आइडिया, और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, तो ये उन्होंने किया. मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, उनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात कर रहे थे, द स्पिरिट ऑफ लॉज. ठीक है, और उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात की थी कि पावर कैसे है डिवाइड होनी चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, और मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर कौन थे? रॉबिस्फेयर वो थे जिन्होंने हेड किया था जैकोबिन्स क्लब. So he headed the Jacobins Club. So ये तो हो गए चारों ऑप्शंस का. तो हमारा राइट आंसर क्या है? रूसो नहीं है, मॉन्टेस्क्यू नहीं है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर नहीं है, क्योंकि उनका तो रेन ऑफ टेरर था, हमने पढ़ाया था इस बारे में, है ना. तो ये सब तो तीनों ऑप्शन तो नहीं है. तो राइट आंसर फॉर दिस इज जॉन लॉक, जिन्होंने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में रिफ्यूट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क. सो क्वेश्चन 4 आंसर, हु सॉट to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch, that is A, John Locke. आगे बढ़ते हैं to question number 5. So on dash France was declared a republic. कौन सी तारीख को फ्रांस जो है रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था? फर्स्ट, that is 5th November 1791, या B, 14 July 1789, C, 21st September 1792, and D, 1 November 1st November 1792. तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी तारीख को फ्रांस जो है रिपब्लिक में डिक्लेयर कर दिया गया था? तो राइट आंसर फॉर दिस इज सी. ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको याद होने चाहिए, आ सकते हैं एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो इससे क्या है, सो न्यूली इलेक्टेड जो जैकोबिन्स असेंबली है उसका नाम क्या था? जैकोबिन्स असेंबली जो न्यूली इलेक्ट हुई थी उसका नाम था कन्वेंशन. ठीक है, अब वो क्या कर दिया, उसने अबॉलिश कर दिया मोनार्की और डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक. सो इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड व्हाट? इट डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक. ओके, सो ये था. अब सून आफ्टर 1793 लुइस 16 जो थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और फिर उनकी क्वीन जो उनकी वाइफ थी मैरी एंटोनिएटे उनको भी. तो ये जो कौन सी डेट थी जिस दिन फ्रांस जो है डिक्लेयर कर दिया था रिपब्लिक? दैट वाज 21 सितंबर 1792. ओके, द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन 21 सितंबर 1792 फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक. आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6 that we have. Which of these period is also called the reign of terror? जो reign of terror वाला जो समय था, जो पीरियड था, वो कौन सा पीरियड है इनमें से? हमारे पास ऑप्शन है A, 1789 to 90, B, 1793 to 94, C, 1804 to 1815, या D, 1791 to 1800. इनमें से कौन सा जो टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, उसको हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर. अब हमें पता होना चाहिए रेन ऑफ टेरर जो ये समय है दैट इज किसके पीरियड का होता था? ये दैट वाज रॉबिस्फेयर्स पीरियड. ठीक है,
अब ये किस लिए यूज किया गया था? दैट वाज कंसिडर्ड एज अ रेन ऑफ टेरर, क्योंकि उन्होंने कई सारे, बहुत सारे सिवियर कंट्रोल और पनिशमेंट्स उन्होंने की थी, जिसकी वजह से उनका जो ये था पीरियड था उसको इतना क्रूल सा, एकदम रेन ऑफ टेरर वाला नाम दिया गया था। उन्होंने फूड कंजप्शंस पे, प्राइजेस पे रिस्ट्रिक्शंस कर दी थी, उन्होंने शट डाउन कर दिए थे चर्च वगैरह, उनके जगह पे ऑफिसेज आ गए थे या बैरक्स आ गए थे। सो ये जो पीरियड था वो कौन सा पीरियड था हमें बताना है। तो राइट आंसर फॉर दिस इज बी, 1793 to 94। ये सारे फैक्चुअल है, आपको याद रखना जरूरी है। तो ये डायरेक्टली आप याद रखें कि रॉबिस्फियर का जो पीरियड था वो दिस वाज 1793 to 94, और उनको बाद में फिर कन्विक्ट कर दिया था, अरेस्ट कर दिया था रॉबिस्फियर को, क्योंकि उनका पीरियड की वजह से जो उन्होंने ही गिलेटाइन मेथड जो था हमने पढ़ा था वो उन्होंने एक तरीके से मतलब उन्होंने सपोर्ट किया था, पर बाद में जाकर के उनको उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। तो दैट पीरियड वाज ऑफ 1793-94। उन्होंने क्या किया, कई सारे कंट्रोल और पनिशमेंट्स करे, जिसमें फूड कंजप्शन रिस्ट्रिक्ट हो गया, प्राइजेस पे रिस्ट्रिक्शंस हो गए, शट डाउन हो गया चर्च, और बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए, बहुत सिवियर और कंट्रोल वाला एकदम, कि भाई हर तरीके पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे ही हैं। तो ऐसा वाला समय था। आंसर नंबर 6 जो है, that which of these period is also called the reign of terror, that is 1793 to 94। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Which two cities out of these owed their economic prosperity to slave trade? अब इन दो सिटीज में से कौन सी सिटीज हैं जिन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कुछ भी जो हुआ था वहां पे इकोनॉमिकली, वो स्लेव ट्रेड की वजह से हुआ था। ठीक है, अब स्लेव ट्रेड मतलब क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो है स्लेव्स वगैरह जो होते, क्योंकि काम की बहुत जरूरत होती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पे स्लेव्स वगैरह को ऐसे ट्रेडिंग की जाती थी, उनकी पैसों के बदले या किसी भी चीज के बदले उनका खरीदना और उनका एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो ये था। अब कौन सी दो सिटीज में हो रहा था वो? इन विच टू सिटीज? ओके, ए है बोर्डियाक्स एंड नांतेस, बी नांतेस एंड मर्सिलीज, सी पेरिस एंड वर्सिलीज, एंड डी नन ऑफ द अबव। हमारे लिए जरूरी है कि जो ये 2 स्टेट्स हैं वो पोर्ट सिटीज ही होंगी। 2 सिटी जो सिटीज हैं दैट विल बी ऑफ पोर्ट सिटीज। और वो क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग वगैरह के लिए पोर्ट सिटीज होना बहुत जरूरी है, हो जाता है ना, स्लेव ट्रेड्स में भी हो तो पोर्ट सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ए, बोर्डियक्स एंड नांतेस। ये पोर्ट सिटीज थी। हुआ क्या, कैरेबियन कॉलोनीज वगैरह जो सेटअप हुई थी मार्टिन की, ग्वादेलुपे एंड सैन डोमिंगो में। सो ये जो 2 पोर्ट सिटीज वाले जो एरियाज जो थे, वहां पे क्या होता था, फ्रेंच जो होते थे वो यहाँ से फ्रेंच इन सबसे यहाँ से जाकर के दे यूज्ड टू गो टू अफ्रीकन पोर्ट्स। जो अफ्रीकन पोर्ट्स वगैरह होते थे वहां जाते थे, और वहां से जो स्लेव्स वगैरह जो होते थे ऐसे, उनको यहाँ से इन पर लेकर आते थे। ठीक है, सो दिस वाज हैपनिंग। फ्रांस से जो ये थे, ये लोग यहाँ से अफ्रीका जाते थे, और ये जो स्लेव्स वगैरह जो होते थे उनको यहाँ से इन पोर्ट्स पर वापस लेकर आते थे। तो ये ट्रेडिंग हो रही थी वो इन 2 सिटीज में हो रही थी। So which 2 cities out of these owned their economic prosperity to slave trade? आंसर नंबर 7 का जो है वो है ए, बोर्डियक्स एंड नांतेस। ओके, हम इन पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वो बाद में आएंगे, तो डोंट वरी, हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज कहाँ पर है, जिससे आपके लिए या अच्छे रहे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिंबल डिपिक्ट्स द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ? अब वो कौन सा सिंबल है जो पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ रिप्रेजेंट करता है, या फिर क्या है? अब हम पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं, उसका मतलब हो गया कि रिप्रेजेंटेड बाय अ मैन, एज अ पर्सन, रिप्रेजेंटेड एज अ पर्सन। पर्सोनिफिकेशन रिप्रेजेंटेटेड एज अ पर्सन। सो विच सिंबल डिपिक्ट्स द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ? ए है द लॉ टैबलेट, B the bundle of sticks या fasces, C blue white red, या D winged woman। ओके, सो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको लगेगा कि लॉ टैबलेट हो सकता है क्योंकि पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो दिस कुड बी अ करेक्ट आंसर फॉर इट। पर और ऑप्शन देखते हैं, ठीक है पहले। सो बंडल ऑफ स्टिक्स क्या हो गया, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी, कि कई सारे जो बंडल्स हो गए स्टिक्स के एक साथ जो थे, तो एक साथ होते हैं तो उनको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। एक लकड़ी आराम से टूट सकती है, लेकिन कई सारी जो लकड़ियां एक साथ होंगी तो उनको आराम से नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वो बहुत एक साथ है ना। तो
इस वजह से जो है यूनिटी के बारे में बात हो रही थी द बंडल ऑफ स्टिक्स से, ठीक है। तो वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता नहीं है, तो ये आंसर नहीं हुआ। अब आते हैं ब्लू व्हाइट रेड पर। जो ब्लू व्हाइट और रेड जो है ये क्या हो गए, ये हो गए कलर्स ऑफ लाइक फ्रांस के फ्लैग के, ठीक है, फ्रांस फ्लैग कलर्स। अब इसमें क्या हुआ, ये क्या रिप्रेजेंट कर गए, एक तरीके से नेशनलिज्म की बात हो गई। लोग जो है अपना ये दिखाते थे इन कलर्स को शो करके कि वो किस तरह से फ्रांस के प्रति अपनी नेशनलिज्म दिखा रहे हैं, ये सब बात हो गई ब्लू व्हाइट रेड से। अब आते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ तो हुआ नहीं है ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। अब आते हैं विंग्ड वुमेन में। सो आपको लगा विंग वुमेन भी सही आंसर हो सकता है या लॉ टैबलेट, तो राइट आंसर फॉर दिस इज विंग्ड वुमेन, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, जो पर्सोनिफाई करता है लॉ को, ओके, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेड एज अ पर्सन है और वो लॉ रिप्रेजेंट करता है। सो दिस द आंसर फॉर 8th इज which law symbol depicts the personification of law, that is D, winged woman. Question number 9. In extreme situation जहाँ पर where basic means of livelihood are endangered is known as, एक extreme situation जहाँ पर जो basic चीजें हैं जीने के लिए वो भी बहुत कमी पड़ जाए, वो भी endangered हो जाए, तो उस situation को क्या कहते हैं? A है subsistence crisis, B is crisis, C drought या D famine। तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास ये। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? इट कुड बी ड्रॉट हो गया, जहाँ पे फेमाइन हो गया, अकाल पड़ना, ड्रॉट हो गया, सूखा, क्राइसिस, डिफिकल्टीज वगैरह, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सो इसका राइट आंसर इज ए, सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब इसका मतलब क्या हो गया? सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हो गया मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए, जो जीने के लिए और बेसिक चीजें हैं उनकी क्राइसिस, उनकी कमी पड़ जाना। अब व्हेन दिस इज इन डेंजर इट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो खतरे में पड़ जाते हैं, जब बेसिक चीजें जो मिलनी है वो खतरे में हो जाती हैं, उसको कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। हमने जैसे पढ़ा था ये हुआ था फ्रांस में 1789 में। अब ये फ्रांस में सिचुएशन हुई थी, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो थी इसमें वो बहुत बढ़ गई थी, पॉपुलेशन हो गई इंक्रीज और फूड प्रोडक्शन जो है जो था जो फूड प्रोडक्शन जो हो रहा था वो इट वेंट डाउन, कम हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से वो क्यों हुआ था? दैट वाज बिकॉज ऑफ ड्रॉट, जो सूखा पड़ रहा था वो हो रहा था, और बैड हार्वेस्ट कि जो भी खेती वगैरह में जो था उसमें बहुत कमी पड़ रही थी, हार्वेस्ट जो था वो अच्छे से नहीं हो रहा था। अब इस सब के चक्कर में क्या हुआ, इस सब के चक्कर में जो प्राइजेस जो थे वो बहुत ऊपर चले गए, पर वेजेस जो थे, दिस इज प्राइजेस, ओके, वेजेस हो गया, जो उनको सैलरी मिलती थी या उनको अपने काम का जो पैसे मिलते थे वो ऊपर नहीं गए, दैट वाज लाइक स्टेगनेंट या फिर कम। इसका मतलब हो गया या तो वैसे के वैसे या फिर कम। तो इस वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। रिपीट करती हूँ, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो गए, जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो भी खतरे में जब आ जाती हैं, जब नहीं मिल पाती हैं, तो वो सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया। ये हुआ था 1789 फ्रांस में, जब आबादी जो थी, पॉपुलेशन जो थी वो बहुत बढ़ रही थी, पर जो फूड प्रोडक्शन जो हो रहा था, जो खाने के लिए जो चीजें सब बन रही थी, वो सब जो बेसिक फूड प्रोवाइड होने की जो वो थी वो लो हो गई। और वो क्यों? क्योंकि बहुत सूखा पड़ रहा था और जो हार्वेस्ट हो रही थी, जो खेती का जो आउटपुट निकल के आ रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था, प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था इतना। अब इस वजह से क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन डाउन था, तो चीजें जो थी वो कम थी, इस वजह से प्राइजेस जो उनके थे वो बढ़ने लग गए, लेकिन जो बेसिक सैलरी जो उन लोगों को मिलती थी या जो वेजेस जो उनको मिलते थे वो वैसे के वैसे या फिर कम ही रहे हो गए। तो इस वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई। सो क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 10 दैट वी हैव, दैट डैश इज द नेम गिवन टू अ सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। एक डैश, एक कोई नाम है जो दिया गया था सोसाइटी को, जहाँ पे और लाइक फ्रांस के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और सोसाइटी को दिया गया था 1789 से पहले। क्या वो क्लर्जी था, या वो बॉन्डेड एस्टेट था, या ओल्ड रेजीम था, या रेन ऑफ टेरर था? अब क्लर्जी तो फर्स्ट स्टेट हो गई, हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेट वाज क्लर्जी, और सेकेंड स्टेट क्या थी? नोबिलिटी, नोबल्स वगैरह, राइट। तो ये तो सेकेंड स्टेट हो गई। अब ओल्ड रेजीम क्या था? आंसर इसका है वैसे ओल्ड रेजीम, ठीक है। ये था 1793 से 94 तक का जो समय था, रेन ऑफ टेरर बाय रॉबेस्पियर। तो ये नहीं था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड रेजीम जो है वो सही आंसर है, वो था सिस्टम ऑफ सोसाइटी। ओल्ड रेजीम वाज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी
जहां पर 3 स्टेट सिस्टम था, ठीक है, और बहुत ही पुराना सिस्टम था, मिडिल एजेस टाइम से चलता आ रहा था, जहां पे फर्स्ट स्टेट, देन वी हैड द सेकेंड स्टेट एंड वी हैड द थर्ड स्टेट। हमने बात करी फर्स्ट स्टेट क्या हुई, क्लर्जी, सेकेंड स्टेट हो गई नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट क्या हुई, कॉमन पीपल, आम जनता, ठीक है। क्लर्जी हो गए जो चर्च से एसोसिएटेड लोग थे, नोबिलिटी हो गए जो वर्क करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, नोबल्स वगैरह, एंड थर्ड स्टेट होगी आम जनता। तो ये जो नाम दिया गया था एक सोसाइटी को यहाँ पे या फिर जो इंस्टीट्यूशंस थे सारे फ्रांस का, एक उसके पूरे सिस्टम को, तो दैट वाज ओल्ड रेजिम। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 is old regime is the name which was given to the society and institutions of France before 1789. Okay, तो आगे बढ़े। So the next question पे आते हैं, that is question number 11. Which French ruler helped 13 American colonies gain independence from Britain? कौन से फ्रेंच रूलर थे जिन्होंने मदद करी 13 अमेरिकन कॉलोनीज की, जो कॉलोनीज थी अमेरिकन की, उनको इंडिपेंडेंस लाने से, कहाँ से, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो कौन सी फ्रेंच रूलर ने मदद करी थी उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज की? ए, दैट वाज लुइस 15, बी, नेपोलियन बोनापार्टे, सी, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर, या डी, लुइस 16। सो ये है हमारे ऑप्शंस। अब हमें पता है कि लुइस 16 जो थे वो उस समय पे फ्रांस में 1789 के समय पे ही वाज द वन हु वाज रूलिंग, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा, हमने पता, नेपोलियन जो थे वो 1804 के समय से 15 तक में रहे थे। मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर जो था 1793-94, उनका जो रेन ऑफ टेरर जो था वो उस समय की बात हो गई, है ना। और वो जो थे, उन्होंने जैकोबिन्स का क्लब जो था वो भी उन्होंने हेड किया था, जैकोबिन्स क्लब हेडेड बाय रॉबिस्फेयर, ठीक। अब आते हैं लुइस 16 पर। हमें पता है जो राइट आंसर फॉर दिस इज लुइस 16। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस जो है, हमें पता था कि जो ट्रेजर जो था वो एम्प्टी हो गया था जब लुइस 16 जो थे, लाइक ट्रेजर वाज एम्प्टी। क्यों ट्रेजर वाज एम्प्टी? बिकॉज वो जो थे, फ्रांस जो था वो कई सारी वॉर्स में इन्वॉल्व था, और इस वजह से उनको उसको एक 2 बिलियन लिवरेज का डेप्थ में था। वो 2 बिलियन लिवरेज जो थे उससे कन्वर्ट होकर के 3 बिलियन में कन्वर्ट हो गया था जो उनकी डेट थी। डेट हो गया जैसे कि पे नहीं कर पा रहे थे, इतना उनके पास एक तरीके से नुकसान में चल रहा था, इतना लोन था जो पे उनको करना था पर वो कर नहीं पाए थे, ठीक है। तो उस समय पे जो रूलर जो थे, जो उस समय पे पावर में जो थे, वो थे लुइस 16। जब वो आए पावर में तो उन्होंने देखा कि ट्रेजर जो है उनका खाली पड़ा है, कई 2 लड़ाइयाँ हो गई थी उस समय पे, कई सारी वॉर्स में जो फ्रांस इन्वॉल्व था, इस वजह से जो पहले से ही उनका घाटा में जो चल रहा था वो और ज्यादा होकर के 3 बिलियन लिवरेज का उनका पे घाटा हो गया था। तो इस वजह से कौन से रूलर थे जिसने हेल्प करी थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी पाने के लिए? वो थे लुइस 16। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज विच फ्रेंच रूलर हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन? दैट वाज लुइस 16। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें ये क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लेके जाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4, तो वैसे प्रॉपर उसमें जाना है, ईयरली बेसिस पे होगा ये। तो वो बताना है कि कौन सा कब हुआ था, तो दिस कुड बी द आंसर हमें जो निकाल के लाना है। पहले है नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। नेपोलियन को जो हराया गया था वाटरलू के बैटल में, उस बारे में बात हो रही है। सेकेंड इज नेपोलियन बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस। जो नेपोलियन जो है वो फ्रांस के राजा, एम्परर, महाराजा बन गए थे। तो ये नेपोलियन ने जो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि वो एम्परर हो गए हैं फ्रांस के, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो थर्ड है लुइस 16 बिकेम द किंग एंड फेसेस एन एम्प्टी ट्रेजरी। तो क्या हुआ, जो लुइस 16 जो है राजा बने और उन्होंने देखा जो उनका जो खजाना वगैरह था वो एकदम खाली था एक तरीके से, क्योंकि वॉर्स थे और जो हमने पढ़ा था उस बारे में। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द मोनार्क्स पावर एंड गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना जिसने गारंटी प्रोवाइड करी, लाइक मोनार्क जो राजा था उसकी पावर्स को थोड़ा लिमिट करा और गारंटी प्रोवाइड करी बेसिक राइट्स की सबके लिए। तो ये हैं 4 स्टेटमेंट्स। इनको हमें एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फ्रेम करना है कि पहले ये हुआ, फिर दूसरा, फिर ये हुआ, फिर ये लास्ट में ये चीज हुई, ऐसे करके हमें फ्रेम करना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड उसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं
कि पहले 4 था फिर फर्स्ट फिर थर्ड या सेकंड, या बी है पहले पहला हुआ फिर फोर्थ हुआ फिर थर्ड हुआ फिर सेकंड हुआ, या सी या डी। ऐसे करके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। द राइट आंसर फॉर दिस इज डी। और वो कैसे मैं बताती हूँ। द राइट आंसर फॉर दिस इज डी। सबसे पहले क्या हुआ, लुइस 16 बिकम द किंग एंड फेसेस एन एम्प्टी ट्रेजरी। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड। और ये कब हुई थी, इट वाज इन 1774। लुइस 16 जो है वो पावर में आए 1774 में, और वो राजा बने और उन्होंने देखा कि जो खजाना है उनका वो खाली है, ठीक है। देन होता है फोर्थ वन कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ उसने लिमिट कर दी मोनार्क की सारी पावर और गारंटी प्रोवाइड करी बेसिक राइट्स की सबके पास। तो ये कब हुआ था, दिस हैपेंड इन लाइक 20 जून 1789 के समय में। कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ था दैट हैपेंड इन दिस ईयर एंड दिस डेट। सो ये था सेकेंड वन। थर्ड, नेपोलियन जो है राजा बने। अब वो कब बने थे, इट हैपेंड इन 1804, 1804 में, ठीक है। सो 1804 में नेपोलियन जो थे फ्रांस के राजा बने। एंड द लास्ट वन इज नेपोलियन वाज डिफीटेड इन वाटरलू। अब वो कौन से ईयर में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी उसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था, दैट वाज इन 1815। सो ऐसे था। तो राइट आंसर सबसे पहले लुइस 16 राजा बने, उन्होंने एम्प्टी ट्रेजरी देखी। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था 20 जून 1789 को। थर्ड, नेपोलियन जो है वो राजा बने फ्रांस के 1804 में, और नेपोलियन को हरा दिया गया वाटरलू की बैटल में 1815 में। सो दिस इज द व्हाट वी लर्न सो फार इन क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको भी अब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फ्रेम करना है, ओके। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जो स्लेवरी जो चल रही थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। सेकंड है लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। लुइस 16 जो है राजा बन गए थे फ्रांस के। ये तो हमें पता है कि वो 1774 में थे, साथ में लिख लेते हैं। वॉर ऑफ वाटरलू जो हुई वो कब हुई थी, हमने पढ़ा था नेपोलियन जो है उनको हरा दिया गया था वाटरलू की वॉर में, बैटल में, और हुई थी 1815 में। देन स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। जो बेस्टाइल हमने पढ़ा था किले के अंदर जो जेल का जो नाम था, है ना, जो डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग रिप्रेजेंट करता था, वो उसको उड़ा दिया गया था। 7000 आदमी और लाइक मेन एंड वुमेन जो थे सारे हमला कर दिए थे उस पर। तो वो कब हुआ था, दैट द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हैपेंड इन 1789, ठीक है। सो इस हिसाब से हमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको फ्रेम करना है। तो राइट आंसर फॉर दिस इज सी। सबसे पहले हुआ लुइस 16 जो है वो राजा बने फ्रांस के। दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन 1774। देन सेकंड हुआ था स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। जो बेस्टाइल जो किला था उसको उड़ा दिया गया था 1789 समय में। देन द थर्ड थिंग थी जो अबॉलिशन हुई थी स्लेवरी की, वो जैकोबिन्स के समय पे जो हुई थी, ठीक है। सो स्लेवरी जो थी वो अबॉलिश हो गई थी इस समय पे। एंड डी इज वाटरलू की जो बैटल हुई थी, ऑन दैट हैपेंड इन 1815। सो ये था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सी वुड बी द राइट आंसर। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे करके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। सो वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। हमें एक सही आंसर चुनना है इनमें से जो दिए गए हैं ऑप्शन है, ठीक है। अब हम जैसे कि देख सकते हैं, वी हैव व्हाट, फर्स्ट इज लिवरे, दिस साइड कॉलम में हमारे पास है ये सारे, एंड कॉलम बी में हमारे पास ये सब लिखा हुआ है। फर्स्ट इज लिवरे, बी इज टिथे, सी क्लर्जी, डी टाइले, ठीक है। एंड हमारे पास बी ऑप्शन में लाइक कॉलम बी में क्या है, फर्स्ट इज यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, सेकेंड इज टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, थर्ड इज अ टैक्स लेविड बाय द चर्च, एंड ग्रुप ऑफ पर्सन विद फंक्शंस इन द चर्च। अब इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है जो हमें चूज करना है। आप समझ रहे हैं, दिस इज लाइक वन करेक्ट आंसर फॉर दिस, जो हमें उसमें से चूज करके बताना है कि कौन सा सही है। अब हमने पढ़ा था कि लिवरे जो है दैट इज व्हाट, यूनिट ऑफ करेंसी फ्रांस के अंदर। सो ऑब्वियसली जो ए है, ये दोनों क्योंकि करेक्ट हैं, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर इट। अब हम आपके बचे हुए ऑप्शंस और देखते हैं कि उसमें से क्या 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 है, ओके। सबसे पहले तो क्लर्जी पर आते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन विद फंक्शंस इन द चर्च। जो चर्च के अंदर वर्क करते हैं वो लोग क्लर्जी वाले हो गए, लाइक जो जिनके पास लोग जो फंक्शन करते हैं चर्च की रिलेटेड चीजों पे, तो वो थे हमारे क्लर्जी वगैरह के लोग, ठीक है। अब आते हैं टाइले के बारे में। टाइले जो हो गया वो होता है टैक्स जो पे होता है डायरेक्टली टू द स्टेट, स्टेट को डायरेक्टली पे किया जाता है बाय द थर्ड स्टेट, वो हो गया टाइले। एंड टिथे क्या हो गया, टैक्स दैट इज लेवीड बाय द चर्च। अब इसमें क्या था, हमने पढ़ा था 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था,
वो लिया जाता था. सो ये किसको दिया जाता है? वॉज लेवीड बाय द चर्च. ठीक है. सो ये 1/10 की जो बात थी दैट वॉज टिथे. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन ए, द लिवरे एंड यूनिट ऑफ करेंसी दैट वॉज इन फ्रांस. ठीक है. लिवरे और जो करेंसी की जो यूनिट थी फ्रांस के अंदर, वो ये ही सही आंसर है. ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर इज लिवरे द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, ऑप्शन ए. ओके. अब आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पे. अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की बात कुछ ऐसी है कि हमें एक पिक्चर दी जाएगी और हमें उसके बेसिस पर सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ऑप्शंस देखने हैं और उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है. जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये रेयर पेंटिंग्स हैं बहुत ज्यादा जो वुमेन आर्टिस्ट ने बनाई थी. तो रेवोल्यूशनरी इवेंट्स मेड इट पॉसिबल फॉर वुमेन टू ट्रेन एंड एस्टैब्लिश पेंटर्स एंड टू एग्जिबिट देयर वर्कर्स इन सैलून. सो विच वॉज एग्जीबिशन हेल्ड एवरी 2 ईयर. तो होता क्या था, इतने सारे जो रेवोल्यूशनरी इवेंट्स और जो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन था उस सबसे क्या हुआ कि पॉसिबल हो पाया वुमेन को लाइक पेंटिंग्स वगैरह और इन सब में वो ट्रेन हो पाई काफ़ी समय बाद, और एक फाइनली इस्टेब्लिश पेंटर्स के तौर पर उनको रिकॉग्नाइज करा गया. और उनकी एग्जीबिशन कहाँ होती थी? सैलून में. ठीक है. और वो हर 2 साल में होती थी, लाइक एवरी 2 ईयर्स. ठीक है. सो ये वन ऑफ दोज पेंटिंग्स है जो एक वुमेन आर्टिस्ट ने बनाई थी. द पेंटिंग इज फीमेल एलिगोरी ऑफ लिबर्टी. ये जो पेंटिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स द फीमेल एलिगोरी ऑफ लिबर्टी. इसका क्या मतलब हो गया? एक फीमेल फॉर्म जो सिंबलाइज करती है द आइडिया ऑफ फ्रीडम. क्योंकि ये फीमेल जो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने ये कैप जो रखी हुई है. सो ये क्या हुआ? Female form that symbolizes the idea of freedom. जो फ्रीडम का जो आइडिया है वो फीमेल के फॉर्म में अगर सिंबलाइज किया गया, जो दिखाया गया जो है इस पिक्चर के थ्रू, हमें देख सकते हैं कि एक वुमेन जो दी गई, एक फीमेल जो है उसके थ्रू पे एक आइडिया ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम का जो एक बेसिक आइडिया है वो रिप्रेजेंट किया गया है. सो हम ये जो पिक्चर है इसके बेसिस पर हमको फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करने हैं. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. व्हाट डज दिस इमेज सिंबलाइज? ये जो इमेज है वो क्या सिंबलाइज करती है? ठीक है. फर्स्ट इज इक्वालिटी, बी इज लिबर्टी, सी द रूल ऑफ लॉ, या डी वुमेन्स राइट्स टू वोट. अब इन 4 ऑप्शंस में ये जो इमेज है वो क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है, वो बताना है हमें. ठीक है. द राइट आंसर हमने पढ़ा था कि वो आइडिया ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रही है थ्रू वुमेन सिंबलाइज जो फीमेल फिगर से. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लिबर्टी. ठीक है. एज वी कैन सी यहाँ पे एक रेड कैप है, आप देख सकते हैं, विच इज वॉर्न बाय फ्रीड स्लेव्स. ये जो रेड कैप थी वो कौन लोग पहनते थे? फ्रीड स्लेव्स. स्लेव्स जो फाइनली आज़ाद हुए थे अपने काम उस सब से, वो लोग ये कैप्स वगैरह पहनते थे. तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो चीज़ है, दिस होल पेंटिंग इज समथिंग जो एक लिबर्टी, फ्रीडम से रिलेटेड है ना. सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं इन 4 में से तो वो क्या आता है? लिबर्टी, दैट इज फ्रीडम बेसिकली. सो ये जो इमेज है वो क्या सिंबलाइज करती है? इट सिंबलाइजेस liberty. So the answer for question number 15, what does this image symbolizes? That is B, liberty. आगे बढ़ते हैं to the next question that we have. So the red caps, question number 16, red caps were commonly worn by dash. अब कौन थे जो ये red caps जो थी वो mostly पहनते थे? First it was the Jacobins, B that was the freed slaves, या C option A and option B, D Napoleon. अभी हमने बात की थी कि फ्रीड स्लेव्स पहनते थे ये वाली, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन सही है. लेकिन जो हमें ये भी पता जरूरी होना चाहिए कि जो जैकोबिन्स हैं वो भी ये पहनते थे. क्यों? क्योंकि जो ये कैप है ये सिंबलाइज करती थी लिबर्टी. और जैकोबिन्स जो थे वो ये फाइटिंग ही इस वजह से कर रहे थे एक तरीके से, जो रेवोल्यूशन के समय पे, कि स्लेव्स को लाइक अबॉलिश हो सके स्लेवरी, और उनके लिए राइट्स के लिए खड़े हो रहे थे. तो जैकोबिन्स अपने आप को उनसे एकदम इक्वल मानकर, मतलब उनके साथ चल कर आ रहे थे. दैट्स व्हाई जैकोबिन्स आल्सो. तो राइट आंसर फॉर दिस इज सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. जो रेड कैप्स हैं जो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो कौन पहनते थे? जैकोबिन्स और फ्रीड स्लेव्स दोनों पहनते थे. तो राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. सो मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 17 that we have. In the war against Prussia and Austria, the army sang a patriotic song by Roger de Leslie titled as Dash. Okay.
सो जो वॉर हुई थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, हम देख सकते हैं यहाँ पर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। सो आर्मी जो थी उन्होंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया था जो इन्होंने लिखा था। अब उसके बारे में हमें बात करनी है कि उस पेट्रियोटिक सॉन्ग क्या नाम था, उसका टाइटल क्या दिया गया था। ए मार्सियलेसेस, बी लिबर्टी, बी सी विवा फ्रांस, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो ये 4 ऑप्शंस हैं, हमें ये बताना कि कौन सा पेट्रियोटिक गाना जो है, जो सॉन्ग है, वो गाया गया था और लिखा गया था बाय लाइक द आर्मी सैंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग, आर्मी ने गाया था, लिखा गया था बाय रॉजर दे लेस्ले। और तो इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा सॉन्ग है जो वॉर हुई थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो गाया गया था। ठीक है, हमें बताना है। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ए मार्सियलेसे। ठीक है, अब ये कैसे है कि कई सारे जो वॉलंटियर्स थे वो मर्सियल्स के थे। ठीक है, वॉलंटियर्स जो थे दे वर फ्रॉम मर्सियल्स, और जो ये जो है फिर ये क्या बन गया, एक नेशनल एंथम बन गया उनका बाद में जाकर के। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो कि जब वॉर हुई थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है, बाय फ्रांस, तो आर्मी जो थी उन्होंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया था, दैट वाज बाय रॉजर दे लेस्ले, और उसका टाइटल जो था मर्सियलीज था। ठीक है, और बिकॉज द वॉलंटियर्स जो थे वो कहाँ के थे, द वॉलंटियर्स वर ऑफ मर्सियल्स। और ये जो टाइटल सॉन्ग जो है, दिस पेट्रियोटिक सॉन्ग, इट टर्न आउट टू बी व्हाट, ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया एक नेशनल एंथम बन गया था उधर का। So the right answer for question number 17, in the war against Prussia and Austria, the army sang a patriotic song by Roger de Lisle. So title क्या था उसका? That was Marseillaise. Okay? आगे बढ़ते हैं to question number 18. So who led the National Assembly's tennis court oath of 1789? So कौन सी वो था जिन्होंने National Assembly की जो tennis court oath थी, किसने हेड किया था 1789 में, जो नेशनल असेंबली थी टेनिस कोर्ट की ओथ वाली। सो कौन हेड किया था उसको? फर्स्ट ऑप्शन इज मिराबियो, सेकंड इज एबिसियस, थर्ड इज रूसो, एंड द फोर्थ वन इज ऑप्शन ए एंड बी, दैट इज मिराबियो एंड एबिसियस। सो कौन जो थे उन्होंने लीड किया था नेशनल असेंबली का टेनिस कोर्ट ओथ ऑफ 1789? दैट वाज ए मिराबियो एंड बी एबिसियस। ठीक है, सो इन दोनों ने किया था। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। National Assembly as they gathered in the indoor tennis court and declared that they would draft a new constitution for France which would reduce the powers of the king. इन दोनों ने क्या डिसाइड किया? They both decided कि वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। They will make a new constitution जो कि फ्रांस के लिए होगा, like for France, which would reduce the power of the king. किस लिए? That could reduce जो पावर्स है किंग की, जो राजा की जो पावर्स है उसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस द पावर्स ऑफ किंग। ओके, सो किन्होंने लेड किया था द नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट ओथ ऑफ 1789? दैट वाज मिराबियो एबिसियस। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, हु लेड द नेशनल असेंबलीज टेनिस कोर्ट ओथ ऑफ 1789 इज डी, ऑप्शन ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 19, लेट्स गो। But before that, let's start now with the French Revolution ARQ based questions. So chapter number 1, the French Revolution ARQ based questions जो हैं, that is assertion reason questions. हम उसमें शुरू करते हैं। अब इसमें क्या होता है, assertion reason questions जो होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे। We have two statements. Number 1 होगा हमारा assertion, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, and second वाला होगा हमारा reasoning. ओके, और उसमें से हमारे पास फिर ये 4 ऑप्शंस होंगे और हमें राइट आंसर चूज करना है। अब ए में क्या होता है, असर्शन और रीजनिंग जो है वो दोनों करेक्ट है, दे बोथ आर करेक्ट। और आर क्या हो गया, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। व्हेन ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, वी चूज द ऑप्शन ए। बी में क्या होता है, जब असर्शन और रीजन करेक्ट है, दोनों सही है, लेकिन जो रीजन दिया गया है जो उसका इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, किसको, असर्शन को नहीं कर पाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ए और आर करेक्ट है पर रीजन जो दिया गया है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली असर्शन को, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी इज द राइट वन। अब सी क्या हुआ, इसमें ए करेक्ट है पर आर रॉन्ग है, ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग, तो ऑप्शन हमारा हुआ सी। और डी क्या हुआ, जब ए गलत है
और रीजन जो दिया गया है वो सही है, असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, देन हमारा ऑप्शन होगा डी। सो दीज आर आवर ऑप्शंस और इनके बेसिस पे हमें ARQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 स्टेटमेंट्स और फिर 4 ऑप्शंस और फिर हमें इन ये जो ABCD है उससे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है टू हैव द राइट आंसर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 19 दैट वी हैव। द प्राइस ऑफ ब्रेड, assertion है हमारा, द प्राइस ऑफ ब्रेड द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज रैपिडली एंड रीजनिंग है द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप अप विद द डिमांड। तो हुआ क्या, जो ब्रेड की जो प्राइसेस जो थे वो स्टेपल डाइट जो होता है ना, बेसिक जो फूड जो था मेजॉरिटी के लिए जो था वो, उसके प्राइसेस बहुत तुरंत ही काफी जल्दी जल्दी बढ़ने लग गए। सो दिस इज द असर्शन। और इसका रीजन क्या दिया गया है, जो प्रोडक्शन हो रहा था ग्रेन्स वगैरह का वो डिमांड के साथ मैच नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ, जो प्रोडक्शन जो हो रही थी वो कम हो रही थी इन कंपैरिजन टू डिमांड। डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी, है ना। सो ए और आर ये है हमारे। अब असर्शन सही है कि प्राइसेस जो थे ब्रेड के बढ़ने लगे, जो कि एक स्टेपल डाइट थी और वो जो थे वो बढ़ने लग गए थे। रीजन भी सही है कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो है वो, जो दोनों स्टेटमेंट्स है इसलिए सही है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो है वो मैच नहीं कर पा रहे थे डिमांड के साथ। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, हमें कैसे पता चला, उस समय पे 1780s में फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रहे थे। हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में। उसमें क्या हुआ, इन सबसिस्टेंस क्राइसिस पॉपुलेशन जो थी वो एकदम से बढ़ गई बहुत ज्यादा, लाइक 23 to 28 मिलियन हो गई। किस समय में, फ्रॉम 1715 to 89 के समय में। सो ये था, जो पॉपुलेशन थी वो एकदम से बढ़ गई। और जो रैपिड इंक्रीज हुआ था ये इसके वजह से, पॉपुलेशन की वजह से डिमांड में जो है इंक्रीज हो गया एकदम से, और इसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन था उस पर बहुत प्रेशर आने लगा। लेकिन जो फूड सिस्टम जो था, फूड प्रोडक्शन था वो वैसे ही चल रहा था जैसे चलता आ रहा था। तो इस वजह से, और लाइक कंपैरेटिवली लो ही था। और वो क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ड्रॉथ हो गई थी, है ना, और बहुत सारे इश्यूज जो हुए थे, बैड हार्वेस्ट थी। तो इन सब की वजह से हमने पढ़ा था जो फूड प्रोडक्शन था वो नीचे चल रहा था और जो डिमांड थी वो ऊपर चल रही थी, ज्यादा बढ़ रही थी। तो ये दोनों चीजें देख सकते हैं हम मैच नहीं कर पा रही है ना। सो असर्शन सही है, रीजन सही है, और जो रीजनिंग दी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ए, क्योंकि असर्शन सही है, रीजन सही है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी सही है। So question number 19, the price of bread, the staple diet of the majority, rose rapidly. The production of grains could not keep up with the demand. A is right, R is right, and the explanation for the assertion is also right. That's why the right answer for this is A. आगे बढ़ते हैं to question number 20. The symbol of broken chain stands for the act of becoming free. ये है हमारा assertion. R, chains were used to fetter the slaves. So अब क्या हुआ इसमें, The thing with this is कि जो ब्रोकन चेन्स का हमने पढ़ा था कि जो चेन्स हैं वो टूट गई थी, जो हमने पढ़ा था इसमें, तो वो क्या बताती हैं, ये हम अगर चेन की बात करते हैं, सपोज टेक इट एज समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये जो चेन्स हैं वो टूट गई थी, तो वो क्या बताते हैं, जो पहले से बहुत बॉन्डेड एकदम स्लेव्स को एकदम पकड़ के, मतलब उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट हो रहा था, अच्छे से उनके साथ वो नहीं हो पा रहा था, और स्लेव्स बनाए गए थे, उनको लेकर आ रहे थे, उनके पास कोई राइट्स वगैरह नहीं थे। तो चेन टूट जाने का जो था, द सिंबल ऑफ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर बिकमिंग फ्री, फाइनली आजाद होना, ये शो होता था इस सिंबल से। सो ए इज करेक्ट वन, ठीक है। और चेन्स आर यूज्ड टू फेटर द स्लेव्स, ये जो चेन्स है वो किस बारे में बात करती थी, ये लोग करते थे स्लेव्स रिलेटेड, क्योंकि उस समय पे वही इनकी ही अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की बात हो रही थी, जो रेवोल्यूशन था जैकोबिन्स का सब था, तो उस सब से रिलेटेड ही हो रहा था। सो आर इज करेक्ट। इवन अब आप देख सकते हो क्योंकि इसी से रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग, और ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा रहा है कि जो ब्रोकन चेन का जो सिंबल है वो आजाद होने के लिए बारे में बात करता है, और किसके लिए, स्लेव्स से के लिए फाइनली आजादी मिलने की जो बात थी। सो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो ए इज द राइट आंसर हियर, वेयर द सिंबल ऑफ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री एंड चेन्स वर यूज्ड टू फेट द स्लेव्स, और रीजन जो दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20 इज ए। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 21। अब क्या हुआ, रॉबेस्पियर जो गवर्नमेंट थी दैट प्लेस्ड मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस प्राइसेस। तो मैक्सिमम प्राइसेस जो वेजेस और प्राइसेस वगैरह होते थे उस पर सीलिंग दे दी थी कि इससे ज्यादा जो है
प्राइजेस बढ़ने नहीं चाहिए, वेजेस उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने ये कर दिया था। और मीट और ब्रेड जो थी वो भी राशन कर दी गई थी कि इसका सिर्फ इतना ही प्राइस है जो देना पड़ेगा। मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे प्राइजेस पर, वेजेस पर, और लाइक फूड प्रोडक्शन और उन सब की सप्लाई और उस सब पर, कि हाँ इसको इतने ही प्राइस पर दिया जाएगा, मीट जो है इतनी ही प्राइस पे बिकेगा, ब्रेड जो है इतनी ही प्राइस पे बिकेगी। सो ये सच है, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट में सिवियर कंट्रोल मेजर्स लिए गए थे और दीज वर द मेजर्स दैट वर टेकन। दिस इज द राइट थिंग। अब आते हैं रीजन पर। अब हुआ क्या, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर ग्रेन्स एट द प्राइस व्हिच वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, तो पीजेंट्स जो फार्मर्स वगैरह थे उनको फोर्स करा जाता था कि उनको जितने भी ग्रेन्स हैं वो सब है वो एक फिक्स प्राइस पर देने हैं जो गवर्नमेंट सेट करती है। ये भी सही है। रीजन जो है, मतलब जो ये आर स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट, कि रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट में जो रेन ऑफ टेरर वाला जो समय था जहां पर एक्सट्रीम कंट्रोल और पनिशमेंट्स और लाइक मेजर्स जो लिए गए थे, उसमें ये चीजें हो रही थी, ये दोनों चीजें। पर आप देख सकते हो ये रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सीलिंग लगाई थी वेजेस और प्राइस पर, और मीट और ब्रेड की जो है राशन की गई थी। ये जो है असर्शन, उसका ये रीजन नहीं बन पा रहा ना कि पीजेंट्स को फोर्स करा जाता था, ग्रेन को प्राइसेस फिक्स कर दिए गए थे गवर्नमेंट ने। ये रीजन नहीं था। रीजन ये था कि इतना समय से जो डिमांड और पॉपुलेशन राइज हो गई थी, बैड हार्वेस्ट, ड्रॉट की वजह से प्राइसेस जो थे वो बहुत बढ़ गए थे और वेजेस वगैरह जो थी वो प्रॉपर्ली मिल नहीं पा रही थी उन लोगों को। तो और सिचुएशन जो थी सब्सिस्टेंस क्राइसिस को थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए वो सब थर्ड पार्टी, अगर वैसा करके कुछ रीजन होता तो तब हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही, मतलब जो रीजन दिया गया होता वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। पर यहाँ पे क्या है, असर्शन सही है, रीजन सही है, पर जो रीजनिंग दी गई है that is not the correct explanation for the assertion here. So इसमें हमारा right answer should be B, जहां पर बताया गया है कि रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट प्लेस करती है मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, और मीट और ब्रेड जो है वो भी राशन की गई है। ए इज करेक्ट। पीजेंट्स जो है उनको फोर्स किया जाता है ग्रेन्स को सेल करने के लिए, प्राइसेस जो फिक्स हुए हैं गवर्नमेंट पे उनके पे। आर इज करेक्ट, पर जो रीजनिंग दी गई है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। That's why the answer for question number 21 is B. Okay, moving ahead. Question number 22. अब आते हैं assertion और reason ये है। assertion ये है कि in French society of states, peasants made up of 40% of the population. French society में जो है states की peasants जो comprise करते हैं वो करीबन 40% comprise करते हैं population का। ये दिया गया है हमारा assertion। और reason क्या दिया गया है, only a small number of them owned the land they cultivated. सो ये उसमें से भी सिर्फ कुछ ही परसेंट लोग थे जो लैंड है वो ओन करते थे, उनका खुद का लैंड होता था जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे और वो करते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, हम बात करते हैं इस बारे में कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कैसे निकालें। सी, ए जो है वो गलत है। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पीजेंट्स हैं वो 90% कंप्राइज करते थे टोटल पॉपुलेशन, ना कि 40%। ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते थे वो ऐसे फार्मर्स, पीजेंट ही लोग होते थे, और वो 90% होते थे पूरी पॉपुलेशन के। और रीजन जो है वो ये सही है कि उसमें से सिर्फ कुछ ही लोगों के पास खुद के लैंड्स होते थे जिन पर वो कल्टीवेशन करते थे। तो आर इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें असर्शन जो दिया है वो ये दिया गया है कि फ्रेंच सोसाइटी में स्टेट्स की पीजेंट्स मेड अप ऑफ 40% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि 90% होना चाहिए, इसलिए असर्शन गलत है। और रीजन जो है वो ये कि उसमें से सिर्फ कुछ लोग ही थे जो अपने ही खुद के लैंड पर कल्टीवेशन करते थे। सो आर इज करेक्ट। सिंस ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज डी, एज यू कैन सी हियर। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। A, voting in the Estates General in the past had been conducted such that each estate had one vote. Assertion ये है कि वोटिंग जो स्टेट्स जनरल उसमें होती थी उसके लिए, तो पास्ट में जो हुआ कंडक्ट की जाती थी, तो उसमें क्या हुआ, हर स्टेट का कुछ ऐसा था, it had been conducted such that each state had one vote. हर एक स्टेट का एक वोट हुआ करता था। So ये था हमारा assertion। अब आते हैं रीजनिंग पे। This was a principle which was put forward by Rousseau in his work The Social Contract. तो ये जो है इसमें बताया गया है कि जो ये प्रिंसिपल दिया गया है कि हर स्टेट का एक पर्टिकुलर वोट होता था, वो किस में दिया गया है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं राइट आंसर्स के ऊपर। असर्शन सही है कि वोटिंग जो थी स्टेट जनरल में पास्ट में जो कंडक्ट की जाती थी उसमें हर एक ईच स्टेट का एक पर्टिकुलर वोट हुआ करता था। पर रीजनिंग गलत है
उसमें लिखा हुआ है कि रूसो के वर्क में लिखा गया था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि ये जो प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड किया गया था कि ईच स्टेट विल हैव वन वोट, बट ये सही नहीं है। रूसो इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा था ईच पर्सन, क्या, ईच पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव इन द assembly should get वन वोट। हर एक आदमी या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है असेंबली का, उसके पास एक वोट का अधिकार होना चाहिए, ना कि एक इस स्टेट के पास, है ना। तो ये डिफरेंसेस हैं असर्शन और क्या कहते हैं जो रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बात की उसमें। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, क्योंकि असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है ना। सो इट इज सी। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें वोटिंग ऑफ हर स्टेट में जनरल में जो वोट हुआ करता था, पहले कंडक्ट हुआ करता था, वो ये था कि ईच स्टेट विल हैव वन वोट। पर ये जो है वो रूसो के वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया, क्योंकि रूसो ने बोला था कि हर एक आदमी या फिर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास एक वोट का, असेंबली के अंदर एक वोट का अधिकार होना चाहिए, उसका जो वैल्यू है दैट विल बी कंसिडर्ड एज वन वोट। सो assertion is correct, reason is wrong, that's why the question number 23 answer is C। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या है, लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। द फ्रेंच रेवोल्यूशन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमें वो अब हम फाइनली उनको डील करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसमें क्या होता है, एक पैसेज दिया जाता है और उसको पढ़ने के बाद हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। लाइक केस स्टडी दी जाती है, उसके बेस पर क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। लेट्स गो। Part 1. The Revolutionary War brought losses and difficulties to the people. While the men were away fighting, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. Large section of people were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights. Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. Political clubs became important place for people to discuss government policies and plan their forms of action. The most successful of these clubs was what? The Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. अब पार्ट 1 ये कहता है कि रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो थी, जितनी भी वॉर हुई फ्रांस की, किसी और देशों और उन सबसे, उनसे बहुत नुकसान हुआ और बहुत डिफिकल्टीज आई जीवन में लोगों की। अब क्योंकि जो आदमी लोग जो थे वो वहाँ पे बाहर जाकर के वॉर लड़ रहे होते थे, तो वुमेन लोगों का क्या काम होता था, जो औरतें होती थी उनको कैसे भी करके अपनी लिविंग, अपनी घर चलाना हुआ करता था, अपनी फैमिलीज की तरफ देखना पड़ता था कि कैसे उनको हैंडल किया जाए। अब ऐसे में हुआ क्या, कई सारे जो सेक्शन ऑफ लोग जो थे उन्होंने ये कन्विंस हो गए कि रेवोल्यूशन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो बहुत इश्यूज वगैरह होते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन ऑफ पीपल आर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, क्योंकि आगे बढ़ाना है रेवोल्यूशन को, इसकी जिस वजह से ये जो है एक कंक्लूजन पे निकल के आया। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था 1791 में, उसने सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स किसको दिए, रिचर सेक्शंस ऑफ लोगों को दिए। जो अमीर तबके के जो लोग थे उन्हीं को ही, जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते थे और बहुत इन्वॉल्वमेंट रखते थे अपना टैक्स के थ्रू सोसाइटी में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह जो भी हुआ करते थे वो इम्पॉर्टेंट एक जगह हो गई लोगों की, किस लिए, कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्कस करने के लिए या फिर कोई भी प्लान ऑफ एक्शन वगैरह जो है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए ये पॉलिटिकल क्लब्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस की कैटेगरी में आ गए। अब उसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वंस कौन से थे, दैट वाज द जैकॉब्स। जो जैकॉबिन्स वाला जो था क्लब, दिस वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल वन। और वो कौन हेड किए थे, बाय रॉबिस्फेयर जो थे उन्होंने हेड किया था। ये नाम दिया गया था किसके द्वारा, बाय द कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकॉब इन पेरिस। तो उनसे ये जैकॉबिन्स क्लब का जो नाम जो था, बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था, वो दिया गया था। ये था पार्ट 1। आगे बढ़ते हैं टू पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या हुआ, वुमेन टू हैड बीन active throughout this period formed their own clubs. The member of the Jacobins club belonged mainly to the less prosperous section of society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as the servants and daily wage workers. So their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by the dock workers. This was set to themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles,
who wore this knee breeches. अब इसमें क्या हुआ, औरतों का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है थ्रू आउट दिस पीरियड, क्योंकि उन्होंने भी कई सारे क्लब्स बनाए थे, ठीक है। अब इसमें क्या था, द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स जो थे वो मोस्टली किस सोसाइटी से बिलोंग करते थे, किस सेक्शन से बिलोंग करते थे, लेस प्रॉस्परस, अमीर तबके से नहीं बिलोंग करते थे, उससे नीचे या फिर गरीब उससे ही बिलोंग करते थे। और कौन कौन से हो गए, जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, जैसे शू मेकर हो गए, पेस्ट्री कुक्स वगैरह हो गए, वॉच बनाने वाले, प्रिंटर्स, ये सारे जो थे, जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, वो सब हो गए, एज वेल एज द सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, ये सब। अब क्या था, देयर लीडर जो थे, उनके लीडर जो थे, दैट इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो उनके लीडर थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था इस सब में। अब था लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स, जो उसमें से उन्होंने हेड किया था जैकोबिन्स क्लब को। अब कई सारे जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थे जैकोबिन्स के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पहनेंगे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, जो स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स हो गए, जैसे कि अगर ऐसे मैं बात करती हूँ, सपोज दिस, डोंट गो ऑन माय ड्राइंग, सो स्ट्राइप्स होने लग गए उनके ट्राउजर्स पर, ठीक है। जो वो लोग पहनते थे, जो नोबल्स वगैरह पहनते थे, उनके नी ब्रीचेस, यहाँ पे ना नी ब्रीचेस लगे रहते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बोला कि हम लोग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनेंगे, और जो कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे, ठीक है। और ये उनको अलग करा देता था फैशनेबल सेंस में किन सेक्शन ऑफ पीपल से, किन लोगों से, नोबल से। क्यों? क्योंकि वो लोग पहनते थे नी ब्रीचेस, यहाँ से जैसे ये हो गया ना, ये नी पर ब्रीचेस वगैरह, वो ऐसे पहनते थे, अगर ऐसे मैं बात करती हूँ तो पर जो क्या कहते हैं जैकोबिन्स क्लब वाले थे, वो सिर्फ स्ट्राइप्स वाला पहनने लग गए ऐसे करके। सो दिस वाज द डिफरेंस, और वो अपने आप को इस वजह से अलग करना चाहते थे टू दी नोबल्स कैटेगरी के जो लोग थे उनसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, विच कॉन्स्टिट्यूशन गेव राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही राइट्स प्रोवाइड कर पाया? ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, B the Constitution of 1719, C the Constitution of 1794, या D the Constitution of 1846। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये प्रोवाइड करा था? राइट आंसर फॉर दिस इज A the Constitution of 1791। अब इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये फॉर्म हुआ था बाय नेशनल असेंबली फॉलोइंग द टेनिस कोर्ट ओथ। ये कब हुआ था? आफ्टर टेनिस कोर्ट में जो ओथ ली गई थी उसके बाद फॉर्म किया गया था। जिसमें राइट टू वोट का जो अधिकार जो था, दैट वाज ग्रांटेड ओनली टू द मेन अबव 25। सो इसमें राइट टू वोट जो दिया था, जो वोटिंग राइट्स जो थे, वो किनको दिया गया था? अबव 25 ईयर ओल्ड मेन को, बेसिकली उसमें से भी आदमियों को। और वो जो हाई टैक्स पेयर कैटेगरी में आते हैं, ऑल्सो होना क्या चाहिए, बहुत ज्यादा टैक्स वो पे करते हो वही लोग, मतलब बहुत ही अमीर उसके तबके के लोग को ही। सो दे हैड टू पे टैक्सेस वर्थ एटलीस्ट 3 days ऑफ वेज वर्कर सैलरी। और वो हाई टैक्स पे कौन कितना होना चाहिए? लाइक 3 दिन, 3 days ऑफ अ वेज वर्कर की जो सैलरी होती है, उसकी जो 3 दिन की जो सैलरी होती है किसी भी वर्कर की, उतना उनको टैक्स जो है पे करना होगा। सो अगर कोई भी व्यक्ति जो 25 साल से ऊपर का है आदमी और बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता है, जैसे हमने बताया, तो उसके पास जो रिचर सेक्शन है उनके पास राइट टू वोट का लाइक कोई भी राइट्स या राइट टू वोट जो है वो अधिकार उनके पास होता था। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया था? विच कॉन्स्टिट्यूशन गेव राइट्स ओनली टू द रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इज ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। चलिए आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following section of society were a part of Jacobins Club? अब इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थे वो पार्ट थे जैकोबिन्स क्लब के? ए द बिग बिजनेसमैन, बी पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, सी प्रीस्ट, डी नोबलमैन। अब इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ए द बिग बिजनेसमैन, बी पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, सी प्रीस्ट, या फिर डी नोबलमैन। अब जैसे हमने पढ़ा था, लेस प्रॉस्परस सेक्शन सोसाइटी थे मोस्टली जैकोबिन्स क्लब के अंदर। कौन से? लेस प्रॉस्परस, जो इतने अमीर नहीं है, दिस इज पी, सॉरी, प्रॉस्परस, अमीर नहीं है, जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है। तो बिग बिजनेसमैन नो, नहीं हो सकता। प्रीस्ट जो था फर्स्ट, लाइक वो चर्च से रिलेटेड जो लोग थे वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते थे, तो वो भी नहीं। नोबल मैन हो गए सेकेंड एस्टेट वाले, तो वो भी उनके पास अपनी स्पेशल पावर्स होती थी, वो नहीं। तो राइट आंसर फॉर दिस इज बी
पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, जो कि लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बिलोंग करते थे और वो जैकोबिन्स क्लब का पार्ट होते थे. सो क्वेश्चन नंबर 25, which of the following sections of society were a part of Jacobins club? That were B, peasants and artisans. ठीक है, आगे बढ़ते हैं to question number 26. Question number 26 that says Jacobins decided to start wearing dash to set themselves apart from noble wearing dash. Jacobins ने क्या स्टार्ट किया कि वो ये पहनेंगे जिससे कि वो अपने आप को नोबल्स वगैरह से अलग कर सकें, जो कि वो ये पहनते थे. अब जैकोबिन्स ने क्या पहनना शुरू किया? ए, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, और नोबल्स वेयरिंग नी ब्रीचेस इससे अलग करना चाहते थे, या जैकोबिन्स ने डेनिम पहनना शुरू करा और नी ब्रीचेस से जो नोबल्स पहनते थे उससे अलग होना चाहते थे. सी, या फिर उन्होंने लूज लॉन्ग पैंट्स पहनने लग गए और नोबल्स जो नी ब्रीचेस पहनते थे उनसे डिफरेंट लगने के लिए. या डी, जैकोबिन्स ने पजामा पहनना शुरू कर दिया और जो नोबल्स नी ब्रीचेस पहनते थे उनसे अलग होने के लिए. सो राइट आंसर फॉर दिस इज ए. आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, वो है लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स. डेनिम उस समय पे था नहीं इतना और लूज लॉन्ग पैंट्स का ट्रेंड नहीं था, पजामास वगैरह नहीं पहनते थे. सो दैट वाज लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स जो जैकोबिन्स पहनते थे. लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, ठीक है. और नोबल्स लोग क्या पहनते थे? वो लोग पहनते थे नी ब्रीचेस, ठीक है. तो अपने आप को अलग करने के लिए नोबल से उन्होंने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना शुरू किया. तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26 इज जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग व्हाट? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम नोबल्स वेयरिंग, वो क्या पहनते थे? नी ब्रीचेस. लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 27. On the morning of 10th August 1792, Jacobins stormed Dash and held the royal family hostage. अब क्या हुआ? 10 अगस्त 1792, 10 अगस्त 1792 में जैकोबिन्स के जो क्लब के जो सारे मेंबर्स थे वो कहाँ एक हमला सा करा उन्होंने डैश जगह पर, और उन्होंने रॉयल फैमिली के जितने भी आदमी, जितने भी लोग थे उनको बंदी बना लिया, हॉस्टेज बना लिया. अब वो कौन सी जगह थी, हमें उसके बारे में बात करना है. ए, बेस्टाइल, बी, पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज, सी, पैलेस ऑफ वर्सेलीज, डी, एस्टेट जनरल. अब ये है हमारे पास चार ऑप्शंस. बेस्टाइल का हमें पता है कि वो तो एक प्रिजन का नाम था जिसपे उन्होंने 1789 में स्टॉर्म कर दिया था, हमला कर दिया था सारे लोगों ने मिलकर के और तबाह कर दिया था. तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, बेस्टाइल नहीं हो सकता. इस वजह से यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बेसिकली कि जो आंसर्स हमको पता है कि ये नहीं हो सकते उनको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं पहले. बेस्टाइल नहीं हो सकता बिकॉज 1789 में हुआ था और तबाही जो मचा दी थी पूरा तोड़ दिया था, कुछ बचा नहीं था उसमें, ठीक है. सो दिस वॉज द थिंग. अब बात करते हैं वर्सलीज के पैलेस को, जो मेंटेन हुआ था बाय लुइस 16, और ये था बिफोर 1789 के रेवोल्यूशन से पहले. सो लुइस 16 जो थे पैलेस ऑफ वर्सलीज को वो मेंटेन रखते थे बिफोर 1789 रेवोल्यूशन. तो 1792 का जो था उस तक में पैलेस ऑफ वर्सलीज का कोई लेना देना नहीं है. सो दैट्स व्हाई सी इज आल्सो नॉट द आंसर. ए, सी कट हो गए, अब वो ऑप्शन से हट गए, ठीक है. अब आते हैं एस्टेट जनरल पर. एस्टेट जनरल क्या थी? वो थी एक असेंबली दैट इज लॉन्ग बिफोर जैकोबिन्स अपने एग्जिस्टेंस में भी आई थी. तो असेंबली बिफोर जैकोबिन्स का जो समय था, क्लब्स का जो उनका टाइमिंग जो था, जिस समय पे वो आए थे उससे पहले स्टेट जनरल एग्जिस्ट किया करती थी एज एन असेंबली, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर. तो राइट आंसर इज पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज. सो पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज की जगह पर मॉर्निंग में 10th अगस्त 1792 में जैकोबिन्स ने हमला करा पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज पर और उन रॉयल फैमिली के जितने भी लोग थे उनको बंदी बना लिया गया. सो दिस वाज द थिंग दैट हैपेंड ऑन क्वेश्चन 27 का आंसर इज on the morning of 10th August 1792 the Jacobins stormed the palace of Tuileries and held the royal family hostage. Let's go to the question number 28 that we have. Let's start with the map based questions of French Revolution. अब हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. हमने बात किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो मैप पर आइडेंटिफाई करना आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं. सो दीज मैप बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. हड़बड़ा करके कुछ भी आंसर करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हैव सम पेशेंस, लुक एट दी ऑप्शंस और आपको लगेगा कि हाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है. थोड़ा सा अपने लॉजिक लगाएं और उसके बाद फिर सॉल्व आउट करें.
So let's get started with these. So the place where the French Revolution started. कौन सी जगह थी जहां पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो शुरू हुआ था, जहां से मेन इवेंट जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो शुरू हुआ था. ऑप्शंस है हमारे पास ए पेरिस, बी मार्सिल्स, सी वर्सियलीज, डी नांतेस. अब इन चार ऑप्शंस में से कौन सी जगह है जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो शुरू हुआ था? द आंसर फॉर दिस इज यस, इट इज पेरिस. पेरिस एक यहाँ पर पेरिस जो है वो जगह थी जो कि ऑब्वियसली मेन एरिया था जहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था. भले वो क्या कहते हैं पीजेंट्स की अपराइजिंग हो जो फ्रांस पेरिस में हुई थी, पीजेंट अपराइजिंग. प्राइजेस बढ़ जाने की वजह से लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जला दिए थे और हमला कर दिया था बेसिक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह उन सब पर. सो द पीजेंट अपराइजिंग जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी. इवन जो बेस्टाइल का जो हुआ था, हमने पढ़ा था बेस्टाइल स्टॉर्म मिशन जो हुआ था उसको तबाह उड़ा दिया गया था 1789 में. सो दिस वाज आल्सो हैपनिंग इन दी पेरिस ओनली. सो द प्लेस वेयर द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इज पेरिस. क्वेश्चन नंबर 28. Answer, the place where the French Revolution started is Paris. Let's get ahead to the question number 29th. So, उससे पहले, as we can see here, we have another question. The port related to the slave trade. So, कौन सा जो पोर्ट है इनमें से, इन चार ऑप्शंस में से जो स्लेव ट्रेड से इन्वॉल्वमेंट रखता था अपना? हमें पता है स्लेव ट्रेड के जो पोर्ट्स थे वो थे पोर्ट साइट्स पर हुआ करते थे, ठीक है. Obviously as we can see here it is near the ocean and sea area, so जहाँ से कि फिर ट्रांसफर हो सके, एक्सचेंज हो सके अफ्रीका से. so क्या हुआ करता था, फ्रांस के जो दो पोर्ट स्टेट्स थी वहाँ से अफ्रीका के जो पोर्ट एरियाज थे स्लेव्स वगैरह ऐसे आते थे और फ्रॉम हेयर स्लेव्स आते थे फ्रांस को. so ये जो पोर्ट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे जहाँ से ये अफ्रीका की तरफ के लिए लिए जाते थे, स्लीव्स के लिए लिया जाता था. सो ऑप्शन है हमारे पास ए पेरिस, बी मार्सिल्स, सी वर्सिलीज एंड डी नांतेस. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज डी नांतेस. नांतेस जो था वो था राइट आंसर इसके लिए, जहां पर स्लेव ट्रेड का जो था वो वर्क हुआ करता था फ्रांस में, पोर्ट ट्रेड में. और जितना भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट वगैरह हुआ करता था नांतेस में, दैट वाज बिकॉज ऑफ द स्लेव ट्रेड दैट वाज एग्जिस्टिंग देयर along with some other things, but the most important contribution जो था वो that was given by the slave trade. Moving ahead to question number next is, so question number 28, the port related to the slave trade is D, Nantes. Question number 29th पे अब आते हैं. This region of France was affected by the Great Fear. कौन सा रीजन था जो ग्रेट फियर से अफेक्टेड किया गया था बहुत ज्यादा फ्रांस में? ऑप्शंस है ए पेरिस, बी मार्सिल्स, C Bordeaux and D Nantes. So the right answer for this is yes, B Marseilles. पेरिस नहीं, पेरिस यहाँ पे था, ठीक है, और बोर्डियक्स और नांतेस हैं वो इस तरफ हैं जिससे कि अफ्रीका के साथ वो आराम से हो सके. इस साइड पे जो है दैट इज मार्सिल्स. अब मार्सिल्स में द ग्रेट फेयर जो था वो हुआ गया था. अब इसका मतलब क्या हुआ, एक पैनिक सा था, पैनिक सिचुएशन जो कि हुई थी इन 22 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त 1789, 6 अगस्त 1789 तक. अब ये था एक तरीके से एट द स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरुआत में. द फेयर ये था कि नोबल्स जो थे दे वर गोइंग टू कम टू द कंट्री साइड एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स ऑफ द पीजेंट. जो फेयर था वो ये था दैट नोबल्स जो, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, दिस इज द वन. नोबल्स व्हाट दे वर गोइंग टू डू, दे वर गोइंग टू come to the countryside and destroy crops of peasants. सो मर्सिल्स में द ग्रेट फेयर जो चीज थी रीजन ऑफ फ्रांस में वो बहुत उस समय पे हो रही थी 22 जुलाई से लेके 6 अगस्त 1789 में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग का समय था. ये था कि नोबल्स वगैरह जो हैं वो कंट्री साइड वाले एरिया में आ जाएंगे और जितनी भी क्रॉप्स हैं पीजेंट्स की, जो खेती बाड़ी उनके खेत वगैरह सब हैं, सब खराब कर देंगे, सब तबाह कर देंगे. तो ये जो डर बना था, the great fear जो बना था, that was happening in Marseilles. So the answer for question number 29, this region of France was affected by the great fear, that is Marseilles.
सो कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 30 दैट वी हैव, द पोर्ट रिलेटेड टू द स्लेव ट्रेड। अब स्लेव ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा पोर्ट पड़ रहा है? हमने अभी नानतेस के बारे में बात की थी, तो नानतेस नहीं हो सकता एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से, राइट? हमने पेरिस और मार्सिलीज के भी बारे में बात की। पेरिस इज समवेयर हियर और मार्सिलीज है इस तरफ पे। सो ऑप्शन नंबर ए पेरिस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मार्सिलीज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नानतेस नहीं है। तो राइट आंसर फॉर दिस इज सी बोर्डियक्स। ठीक है, हमें ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। द पोर्ट जो रिलेटेड होते हैं स्लेव ट्रेड से फ्रांस में, डाटा नंबर 1 इज बोर्डियक्स एंड सेकंड इज नानतेस। ओके, यहाँ से क्या होता था, ये सारे पोर्ट से जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे वो अफ्रीका जाते थे और वहां से स्लेव्स वगैरह को दे यूज्ड टू ट्रेड एंड दे यहाँ पर वापस लेकर आते थे ऐसे। सो ये हुआ करता था फ्रॉम लाइक, अगर बात करते हैं अफ्रीका से जो फ्रांस में जो स्लेव ट्रेड वाला सिस्टम था वो इन पोर्ट सिटीज से होकर ही होता था। और यहाँ पर दिस साइड वी हैव बोर्डियक्स। ओके, सो द पोर्ट विच इज रिलेटेड टू द स्लेव ट्रेड इज विच इज लोकेटेड हियर, वो है बोर्डियक्स। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर है सी बोर्डियक्स। सो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस जो हमने किए। इसमें एमसीक्यू बेस्ड, एआरक्यू बेस्ड, पिक्चर बेस्ड और केस स्टडी रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह सब किए थे हमने इन 30 क्वेश्चंस के बेसिस पे। सो इसी पैटर्न पे आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में उसमें भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। सो यू हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऐसे करके उनको सॉल्व करना है। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, टू गेट मोर एंड मोर अपडेट्स अबाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ सोशल साइंस क्लास 9, stay updated with this channel. Okay, stay tuned. Bye bye.